नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीक 4 अगस्त 24 जो है, अगस्त का जो चौथा महीना है, सॉरी 8वां महीना है, उसका जो फोर्थ आपका वीक है उसका करंट अफेयर लेके आए हैं, जो हमारी जो वीकली सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, इसरो ने जो है वो EOS-08 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। इस उपग्रह को इसरो ने क्या किया था, SSLV-D3 जो उनका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसके थ्रू जो है लॉन्च किया था। और इसी के साथ SSLV जो है वो डेवलपिंग स्टेट से उसको एकदम ऑपरेशनल स्टेट के अंदर इसरो ने घोषित कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम क्या है। ये क्या करेगा, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, यानी ये एक तरीके का जियोस्पाशियल जो होता है ना, रिमोट सेंसिंग, वो वाले ऑपरेशंस ये सैटेलाइट परफॉर्म करेगा। उसके थ्रू जैसे पर्यावरण संबंधी, कोई आपदा संबंधी, उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है ये जो है अर्थ का चारों ओर घूम के और जो है डेटा को कलेक्ट करेगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पेलोड्स हैं वो ये वाले हैं, देखिए। एक तो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और एक है GNSSR। GNSSR इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्री। ओके। तो जो EOIR है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, जो रिफ्लेक्ट्री है, वो क्या करेगी, दिन और रात दोनों में इमेजिंग करेगी, यानी रात में और दिन में दोनों टाइम अर्थ की जो है वो पिक्चर्स लेती रहेगी। ठीक है। और मध्यम और लंबी तरंग का ये बैंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो GNSSR है, ये क्या करेगी, जो समुद्र की सतह पर हवा और जो मिट्टी के कोई जो धरातल पर जो मिट्टी है उसकी नमी और बाढ़ आदि का पता लगाने के लिए ये वाला जो है आपका पेलोड काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक थर्ड जो है वो है एक्स बैंड डाउनलिंक ट्रांसमीटर। ये भी एक इसके अंदर एक कंपोनेंट लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या है, नैनो लेवल पे जो है ना स्टार सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं। किसमें? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर। ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, यानी मैं अभी आपको सैटेलाइट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अभी SSLV के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इस सैटेलाइट का उपयोग क्या है, इस सैटेलाइट का जो है ना लॉन्च इसलिए किया गया ताकि आपदा संबंधी जो निगरानी है, यानी आग का पता लगाना, जो जंगल वगैरह में आग लग जाती है, ठीक है, उसके अलावा ज्वालामुखी संबंधी गतिविधियों का पता लगाना, पर्यावरण अवलोकन, जो पर्यावरण में अगर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कैसा है उसके रिगार्डिंग, रिमोट सेंसिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की, उनको और ज़्यादा एनहेंस और उनको सशक्त करना, है ना। और इसका जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका लक्ष्य क्या है, 1 साल के लिए मिशन के दौरान पृथ्वी की प्रणालियों को समझना। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें अर्थ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में रिसर्च और जो डेवलपमेंट के लिए क्या है, हमें डेटा कलेक्ट होगा। फिर हम यहाँ पर हमारे देश में उन पर रिसर्च करेंगे और उसके रिगार्डिंग ही, मौसम के रिगार्डिंग या फिर कोई जो प्रोबेबल प्राकृतिक आपदाएं आने की जो संभावना है उनको पूर्व में ही अनुमानित कर पाएंगे और उन आपदाओं से बचाव का जो है कार्य पूर्व पहले ही बचाव के जो है उपाय कर लिए जाएंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि SSLV क्या हो गया था, इस सैटेलाइट के साथ ही पूरी तरह परिचालन के अंदर आ गया है। ठीक है। और अब SSLV को मैं, इसकी जो लागत है वो PSLV से एक चौथाई लागत है इसकी। SSLV को मैं इम्पोर्टेंटली मान रहा हूँ और इसको मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे लगता है ये मेंस के अंदर इस पर क्वेश्चन आएगा आप। ठीक है। देखिए क्या है, ये एक SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये मान लो आपकी अर्थ है, अर्थ हमारे पास ही है, चलिए अपन अर्थ को ही डिस्कस करते हैं। ये अर्थ है। ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है। अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, इसमें हम इमेजनरी 3 इसके ऑर्बिट मानते हैं। एक को तो बोलते हैं लियो, एक को बोलते हैं मियो और एक को बोलते हैं जियो। ठीक है। लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये आपका मियो और ये आपका जियो, ये मिडल अर्थ और ये जियो सिंक्रोनस। ओके। अब क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है, किसकी, लियो की जो डिस्टेंस है वो अर्थ से देखिए कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। मियो की जो है वो लियो से ज़्यादा है लेकिन जियो से कम है। और जो जियो है उसकी हाईएस्ट लेंथ होती है, सॉरी डिस्टेंस होती है। ठीक है। इसकी कितनी है, जो जियो है इसकी डिस्टेंस है आपकी 35,786 किलोमीटर।
ये क्या रियली एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं, ये हमने यहाँ से मतलब इतनी डिस्टेंस पर अर्थ के जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से, जो सरफेस जो है वहाँ से हमने ये 3 इसके ऑर्बिट्स माने हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है अर्थ आपका, जैसे ये 3 थे, एक सेकेंड, ये आपका लियो, ये मियो और ये जियो। ठीक है, तो अर्थ के जो सरफेस है ना, यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अगर कोई सैटेलाइट हमें धरती के नज़दीक ही रखना है, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हुआ है ना, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह है, तो वो लियो वाले इसमें स्फीयर के अंदर आएंगे। और कोई थोड़ा और ऊपर लेके जाना है तो वो मियो वाले के अंदर आएंगे। और जो जियो सिंक्रोनस होते हैं, भूस्थैतिक जो होते हैं, है ना, जो कम्युनिकेशन के काम आते हैं, टेली कम्युनिकेशन वगैरह के या सिग्नलिंग के लिए, है ना, इंटरनेट वगैरह के लिए, तो वो जियो में इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये यहीं है, ये पूरे पृथ्वी के चारों तरफ है। अब ये लियो वाला इसी तरीके से मियो और इसी तरीके से जियो। अब क्या है, जैसे ये कोई भी सैटेलाइट आपका लॉन्च होगा, ठीक है, और वो लियो वाले के जो जो ऑर्बिट है वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ रहा था अभी तक, हमें जो हमारे पास 2 ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे वो कौन कौन से थे, एक तो था PSLV और एक था GSLV। ठीक है, तो PSLV GSLV जो दोनों थे, GSLV तो जियो सिंक्रोनस के लिए यूज हो रहा था और PSLV इन दोनों के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, अब मान लो हमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जो है वो प्लेस करना है, वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो यहाँ से भेजते थे और PSLV के थ्रू छोटे जो सैटेलाइट होते हैं वो यहीं, छोटे सैटेलाइट के लिए भी हमें PSLV को यूज़ करना पड़ रहा था। अब क्या है, PSLV की जो कैपेसिटी है वो है 2000 टन, यानी 2000 टन तक के पेलोड को ये जो है ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। अब अगर मान लो हमें कोई 300 किलो का सैटेलाइट जो है वो अगर वहाँ पर प्लेस करना है तो भी हमें क्या करना पड़ रहा था, PSLV को ही यूज़ करना पड़ रहा था। अब PSLV को यूज़ करने से हमें नुकसान क्या हो रहा था कि PSLV की जो कॉस्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, और ज़्यादा थी क्या, अभी भी है। अब सोचो, जहाँ आपको लेके तो जानी हो बाइक, यानी कोई अगर मान लो आपको काम जाना हो और वहाँ पर बाइक से काम हो जाए, और वहाँ अगर आप कार या ट्रक लेके जाओगे, ठीक है, काम वो भी करेंगे कार और ट्रक, है ना, लेकिन क्या कर रहे हो, जो जो काम बाइक से हो सकता था वो काम आप कार या ट्रक के थ्रू करोगे, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली वो काम आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, है ना। तो अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास मजबूरी थी कि हमारे पास इससे छोटा कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं था। ठीक है, तो हमें PSLV यूज़ करना पड़ रहा था। इसरो के साइंटिस्ट ने क्या करा, इसको जो है PSLV की जगह SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है। और अब SSLV क्या कर रहा है, जो छोटे लॉन्च व्हीकल है, कितने, 500 किलो तक के, ठीक है, उनको इस वाली अर्थ के अंदर, इस वाले अर्थ ऑर्बिट का जो है ना, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट, इसमें लॉन्च इस्टेब्लिश करने के लिए SSLV यूज होने लग गया है। अब SSLV के बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो ये इसके जो हैं, ये हमें लो कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, यानी हमें थोड़े खर्चे के अंदर ही अच्छा प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो जाता है। दूसरा क्या है, शॉर्ट रन अराउंड टाइम है, यानी हमें थोड़े से और टाइम के अंदर भी ये असेंबल हो सकता है। कितनी देर में, 72 घंटे में। मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको बनाने के लिए। 500 किलो तक का पे लोड ये इसकी कैपेसिटी है करने, जो लॉन्च करने की। और जैसे आप उसको PSLV से लॉन्च असेंबल करने के लिए आपको 60 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 6 ही लोगों की। और ऑन डिमांड व्हीकल है। ऑन डिमांड व्हीकल का मतलब क्या हुआ कि PSLV तो क्या कर रहे थे अभी तक, बड़े जो आपके PSLV GSLV क्या थे, इसरो के जो बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े जो सैटेलाइट थे, उनको लॉन्च करने के काम आ रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि आपको पता होगा, इंडिया में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया है ना। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो आपने सुना होगा, जो पहले एंट्रिक्स था वो कमर्शियल इकाई बन गई है इसकी, इसरो की। तो वो क्या है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी और कोई प्राइवेट एजेंसीज़ भी अगर अपनी कोई एजेंसी है प्राइवेट, है ना, वो भी अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना चाहें तो वो भी प्राइवेटली अब लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई ऑर्डर आता है इसरो के पास, किसके थ्रू, NSIL के थ्रू, तो उन ऑर्डर की डिमांड पर विदिन 3 डेज यानी 72 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, सैटेलाइट को असेंबल करके और उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट है, SSLV पेपर के अंदर आ सकता है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट क्या है कि भारत ने अभी ग्लोबल साउथ का एक तीसरा क्या किया था, सम्मेलन किया था, ग्लोबल साउथ का।
ग्लोबल साउथ क्या है? जो विकासशील और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, कम विकसित या विकासशील विकसित जो देश हैं, है ना, जो विकसित नहीं है और विकासशील, ठीक है, और कम विकसित हैं, ठीक है, ऐसी जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ वाली जो कंट्रीज है ना, आपको मैं बताता हूँ, देखो ग्लोब के अंदर ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये जो कंट्रीज है जैसे आपका अफ्रीका हुआ, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका हुआ, ठीक है, इधर जो ये द्वीपीय देश हैं, फिजी वगैरह, है ना, मेडागास्कर, इधर आपको देखो मालदीव, है ना, मॉरिशस, सेशल्स, है ना, श्रीलंका, और ये इधर वाली कंट्रीज। तो जो विषुवत रेखा से नीचे की तरफ के जो कम विकसित या फिर विकासशील देश हैं, उनके समूह को क्या कंबाइनली क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो इसका क्या है, इंडिया जो है इनके लिए सम्मेलन कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और ये तीसरा ग्लोबल सम्मेलन हुआ था जो प्योरली डिजिटल हुआ था, यानी ऑनलाइन हुआ था ये, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम होते थे ना उस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस सम्मेलन के अंदर भारत ने इसको होस्ट किया था, ठीक है, भारत इस सम्मेलन का क्या था? मेज़बान था। इसके अंदर जो है एक पहल, यानी एक जो कॉम्पैक्ट जो है वो भारत ने प्रस्तावित किया और लॉन्च ही कर दिया। क्या था? ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, वैश्विक विकास समझौता, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैश्विक विकास समझौता। इसका काम क्या था? ये क्यों डेवलप किया? इंडिया कह रहा है कि भाई जो ये ग्लोबल साउथ का जो एरिया है ना, उसको आपस में और उसके साथ भारत के, मतलब उनका आपस में उनमें ट्रेड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी क्योंकि देखो कुछ समुद्री देश हैं, है ना, तो सतत विकास और उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना डेवलपमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, ये कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। भारत क्यों करेगा? क्योंकि भारत को इन चीज़ों का, इंडिया को क्या है? एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भारत ने क्या किया है? $2.5 मिलियन का एक स्पेशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। वो क्या करेगा? इन ग्लोबल साउथ के अंदर डीपीआई को डेवलप करेगा। डीपीआई क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा ये यूपीआई कोरोना के टाइम पे कोविन वगैरह था ना, जो हमारा इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार है ना, उस एक्सपीरियंस को ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाएगा और इनको जो है फाइनेंशियल जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, कर्ज के रूप में न कराकर अनुदान और सब्सिडी के रूप में कराई जाएगी, ताकि ये जो देश हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंसने से बचें। डेब्ट ट्रैप किसका? चीन का। चीन ने जो बीआरआई के थ्रू, अपन पढ़ते हैं ना, बीआरआई के थ्रू जो डेब्ट ट्रैप का एक प्रोसीजर चला रखा है, उसमें वो क्या करते हैं, जो कम विकसित या गरीब देश होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले तो कर्ज देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि भाई ये कर्ज लो और आप डेवलपमेंट करो। अब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनको कहते हैं कोई बात नहीं, आप ये कर्ज नहीं चुकाते थे और आप और कर्ज ले लो हमारे से, ठीक है। अब वो क्या होता है, पहले वाले कर्ज का ब्याज चुकाने में नया कर्ज लेते हैं। इस तरीके से वो देश क्या करते हैं, धीरे धीरे चीन के जो है वो कर्ज का जो जाल है, जो उसका डेब्ट ट्रैप है, उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद वो अपने उन क्षेत्रों के अंदर, उन देशों के अंदर बोलते हैं कि अभी आपका हम ये कर्ज माफ़ कर देंगे, ये पर्टिकुलर आइलैंड हमें दे दो, है ना। जैसे हमने बांग्लादेश का पढ़ा था कि सेंट मार्टिन, लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें, है ना। तो इनडायरेक्टली क्या है, इंडिया की ये चीन को काउंटर बैलेंस करने की स्ट्रेटजी है। अब देखिए इस तरीके से इन क्षेत्र के अंदर अगर हम, इंडिया जो है अपना डेवलपमेंट, अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, तो वो उन कंट्रीज़ को, सोचो वो क्यों कर्ज लेंगे, उनको तो विकास के लिए पैसा चाहिए था। तो चीन उनको कर्ज दे रहा था, भारत ने उनको क्या कर दिया, अनुदान दे दिया। तो अनुदान को क्या होगा, एक अनुदान दो तरीके का होता है, एक तो बिल्कुल नहीं देना और एक क्या होता है, जैसे 50 साल 60 साल के लिए 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे ब्याज उनको जो है वो लोन दे दिया या उनको LOI दे दी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो कंट्रीज डेवलप करेंगी और उनकी चीन पे डिपेंडेंसी कम होगी। चीन पे डिपेंडेंसी कम होगी तो चीन क्या होगा, इस तरफ जो है उनका प्रभाव, चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में कम होगा, क्योंकि जो ये सारे देश जो हैं वो आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। बताता हूँ कैसे, देखो मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र सारा आपका क्या कहलाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, है ना। तो इस क्षेत्र के जो वो देश हैं उनके अंदर चीन का जो प्रभाव है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये इंडिया की जो है वो विदेश नीति का एक हिस्सा आप मान सकते हो, ठीक है। ये जो इंडियन डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि, देखो क्या हुआ था, जो साइबर क्राइम आपको पता है कितना बढ़ गया है ना, उस साइबर क्राइम को दूर करने और उससे बचाव के लिए क्या हुआ था, पहली बार एक संधि पर चर्चा की गई और उसका मसौदा अंतिम रूप से तैयार कर दिया गया था। ठीक है, और ये बोला गया था कि 3 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक होगी उसके अंदर इस मसौदे पर चर्चा करके और कोई संधि बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस संधि का जो उद्देश्य क्या है, साइबर अपराध जैसे अवैध अवरोधन, ठीक है, डेटा चोरी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री, ठीक है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, ऐसे लड़ने के लिए डेटा साझीकरण और तकनीकी सहायता सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्र स्थापित करना, एक तो एम ये है। दूसरा क्या है, लागू होने के लिए कम से कम 40 देशों का समर्थन चाहिए, जो कि किस में करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव पे जो वोटिंग होगी ना, उसमें 40 जो कंट्रीज़ हैं उनका समर्थन चाहिए, और ये माना जा रहा है कि भाई ये जो है वोटिंग में उनको समर्थन मिल जाएगा। अब 3 महीने बाद इन्होंने बोला है कि वो वोटिंग होगी, तो ये अगस्त का अपन कर रहे हैं, यानी 8वें महीने का कर रहे हैं, तो 8 और 3 11 नवंबर का जो करंट अफेयर अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस वोटिंग पे अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सीमा पार की निगरानी, यानी मान लो जैसे अभी आप फेसबुक या ये यूट्यूब ही चला रहे हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे सारा डेटा जो है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो उनके सर्वर पे स्टोर हो रहा है, और ये कंपनियां कहाँ की हैं, बाहर की, तो ये कमाई तो कर रही हैं इंडिया में। या कोई भी क्राइम इन प्लेटफॉर्म पे अगर होता है तो वो हो तो रहा है इंडिया में, तो यहाँ पर भारतीय कानून पे न होकर अमेरिका के कानून पे लागू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कह देंगे कि भाई फिजिकली तो हम अमेरिका में इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस संधि के अंदर क्या है, प्रस्ताव जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ये क्या करेगी, साइबर अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित करने और प्रत्यार्पण, अभी जैसे वो भगोड़े अपराधियों को भारत में लाने के लिए जैसे एक्ट था ना, उसके थ्रू जैसे वो मेहुल चोकसी वगैरह जो ये आर्थिक भगोड़े जो भागे हैं उनको वापस लाने के लिए देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि करी हुई है। उसी तरीके से क्या होगा, जैसे मान लो कोई साइबर क्राइम इंडिया में करता है, या कोई अमेरिकन या कोई मान लो कोई फॉरेन कोई दूसरे देश का, या कोई जहाँ पर वो पर्टिकुलर सर्वर जो है वो इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्राइम करता है और उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है, तो उस अपराधी को भारत में लेके आने के लिए भी संधियाँ वगैरह होंगी, जो अब इस साइबर अपराध को जो परफॉर्म करते हैं उनको वापस भारत लेके आने के लिए, ताकि भारतीय कानून के तहत उसको सजा दी जा सके। ठीक है, और यहाँ के लोगों के साथ न्याय किया जा सके। अब इस पे क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि भाई कुछ जो है विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो संधि में कुछ मसौदे ऐसे हैं जो सरकार को क्या करता है कि फ्री एंड ज़्यादा दे रही है, उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता जो है वो प्रभावित होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए इस पर आगे नवंबर में चर्चा होगी, तब अपन देखेंगे कि फाइनली जो ट्रीटी है उसमें क्या क्या फाइनल आउट हुआ है। ठीक है, ये मसौदा है सिर्फ यहाँ पे। नेक्स्ट ये है लखपति दीदी योजना, ये मैंने आपसे पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लेना, दोबारा टाइम यहाँ पर लगाने का कोई सेंस नहीं है, अपन कोई और टॉपिक करते हैं। ठीक है, बस यहाँ बात ये बताई गई है कि भाई जो मैंने आपको वहाँ बताया था, जैसे नमो ड्रोन दीदी था कि वो ड्रोन वगैरह उनको सिखाए जाते हैं, तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इनको सिखाई जाती हैं, जैसे बल्ब बनाना, ठीक है, प्लम्बिंग, ड्रोन संचालन, इसके अलावा 50 तरीके के ट्रेड हैं, 50 तरीके के काम है जो इन महिलाओं को एसएचजी वाली को जो सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अपनी चॉइस से कोई भी ट्रेड चूज कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो लखपति दीदी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मुद्रा ऋण आपको पता है 2015 में शुरू हुआ था और इसका टारगेट था स्वरोजगार को बढ़ाना। ठीक है, इसके तहत 3 तरीके के लोन जो है वो दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, पहले 10 लाख रुपए तक था, अब वर्तमान में ये 20 लाख रुपए तक दिया जाता है। ठीक है, तो शिशु मिलता है आपका 50,000 तक, किशोर मिलता है 5 लाख तक और तरुण मिलता है आपका 20 लाख तक, 5 लाख से 20 लाख तक। ठीक है, इस एक रिपोर्ट आई थी, इसमें एक अभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो 10 दिन पहले शायद इस स्कीम को 10 साल हो गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको देख के जाइएगा। अभी इस रिपोर्ट में क्या बोला है कि भाई मुद्रा लोन के अंदर जो है वो एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 2024-25 के बजट घोषणा में नए दिशा निर्देश एनपीए कम करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, तो इस दिशा निर्देशों में बताया है कि भाई एनपीए नहीं हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बोला है कि एक तो ऋण स्वीकृत करने से पहले उधारकर्ता की चुकौती की क्षमता, यानी उसको पे करने की उसकी कैपेसिटी का और उसकी जो पृष्ठभूमि है उसका बैकग्राउंड उसके तरीके से मूल्यांकन और जांच करी जानी चाहिए। ठीक है, और वर्दी के कारण एनपीए वर्दी के कारण क्या बताया गया, संपत्ति की कमी है। संपत्ति यानी कोलेट्रल कुछ भी नहीं लिया जाता, विदाउट कोलेट्रल होता है तो लोगों को इतना वो नहीं रहता कि भाई अगर हमने नहीं पे किया तो हमारी कोई ज़मीन चली जाएगी या मकान चला जाएगा या कोई जेवर
युवराज चला जाएगा, ठीक है। तो कोलेटरल फ्री लोन होने की वजह से लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते। प्लस दूसरा क्या है कि इनके पैसों का दुरुपयोग होते हैं। दुरुपयोग यानी ये देते तो है बिजनेस करने के लिए, लेकिन ये कहीं और शादी वगैरह है ना, मकान बना लिया और अपने दूसरी चीज़ों के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है एनपीए बढ़ता जाता है। उनको ये एसेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? अगर ये बिजनेस के अंदर लगाते तो इससे क्या होता, आपका बिजनेस चलता, 50,000 आपके साल नहीं तो 2 साल के अंदर आप उसको देने की कैपेबिलिटी में होते। अब अगर आप उसको शादी ब्याह में लगा दोगे या फिर किन्हीं और जो नॉन प्रोडक्टिव एरिया के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, तो उस पैसे की क्या होगी, प्रोडक्टिविटी तो खत्म होगी ना। अब प्रोडक्टिविटी खत्म होगी तो क्या होगी, आप जो उसकी पे होने की, जो वापस उसको बैंकों को पे होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैपेसिटी कम होने से अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो लोन है आपका एनपीए बन जाएगा, ठीक है। एनपीए बनेगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट घाटे में कोई चीज़ तो लाएगी थोड़ी, उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। इसलिए ये एनपीए वृद्धि के इसमें कारण बताए गए। अपर्याप्त निगरानी यानी देने के बाद इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, ठीक है। उपाय क्या बताए कि ताकि ऐसा नहीं हो, तो एक तो क्या है, कंप्लीट केवाईसी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, व्यावसायिक व्यवहार्यता की जांच होनी चाहिए, यानी जो बिजनेस उन्होंने लगाया है क्या वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या उसके बाद इसको लगाने के बाद उसको उसको क्या करना है, इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि भाई वो परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि बैंकों का पैसा वापस आ जाए, ठीक है। पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, जो प्रोसेस हैं वो, जो इनका लोन अप्रूवल की जो जो जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ताकि एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की अंदर बीच में गड़बड़ झाला होने की जो है वो गुंजाइश ना बचे। नेक्स्ट क्या है, कड़ी निगरानी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए इनकी, ठीक है। तो ये कुछ उपाय बताए गए हैं। लास्ट ईयर जो बजट आया था उसके अंदर ये कुछ चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट है भाई, एक क्या हुआ था, एक समोआ के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है डेरियस विसेर। इन्होंने बहुत ही तगड़ा काम करते हुए अपने खेल के अंदर, T20 का एक मैच चल रहा था जिसके अंदर इन्होंने एक ही ओवर में 39 रन बनाए। हमारे भारत के जो युवराज सिंह जी हैं उन्होंने 36 रन बनाए थे 2007 में। इन्होंने इसके भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या किया, 6 तो छक्के मारे 6 बॉल पे, प्लस 3 बॉल क्या हो गई थी, शायद 9 बॉल हो गई थी, तो 3 रन ये मिल गए थे, ठीक है। तो टोटल 39 हो गए थे। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है कि भाई एक ओवर में हाईएस्ट रन, ठीक है। ये किसके खिलाफ मैच खेल रहे थे, समोआ के ये प्लेयर थे और वानुअतु के खिलाफ ये जो है क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो राजस्थान के अंदर आपको पता है माइंस एंड मिनरल्स की जो है वो राजस्थान को सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ मिनरल्स वगैरह सबसे ज़्यादा हैं। तो इन्हीं में कुछ मिनरल्स होते हैं जिनको सिरेमिक मिनरल्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे बॉल क्ले, सिलिका सैंड, चाइना क्ले, फेल्डस्पार वगैरह, है ना, ठीक है। अब इनसे जैसे इनसे कुछ चीज़ें बनती है, जैसे क्या बनता है, ग्लास बनता है, ठीक है, और पोट्री बनती है, पोइट्री बनती है, ब्लू पोइट्री जो आप जयपुर वाली फेमस है, ठीक है, पोइट्री वगैरह बनती है, सिरेमिक टाइल्स बनती है, घरों में जो टाइल लगती हैं आजकल, है ना, वो सब इन जो सिरेमिक जो मिनरल है उससे बनती है। अब हो क्या रहा है कि जो रॉ मटेरियल है ना, कच्चा माल, ये तो है राजस्थान में, ठीक है, लेकिन इनकी इंडस्ट्री जो है वो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री, कच्चा माल तो कहाँ है, कच्चा माल तो राजस्थान में ही है, ठीक है, लेकिन इनकी इंडस्ट्री कहाँ पर है, ज़्यादातर वो गुजरात में है, ठीक है। अब गुजरात में होने से क्या हो रहा है कि हमारे राजस्थान को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। बेनिफिट कौन ले जा रहा है, गुजरात ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पर है। ये अंग्रेज़ों वाला सिस्टम हो जाएगा एक तरीके से कि भाई रॉ मटेरियल तो राजस्थान से लेके गए और उसको गुजरात में डेवलप किया, वहाँ पे टाइल बनाई और वापस लाके राजस्थान में ही बेच दिया, ठीक है। सामान यहाँ का था तो यहाँ गुजरात में डेवलप क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या, इंडस्ट्रियों को जो है वो जो है सहूलियत प्रोवाइड कराई और वहाँ पर ये इंडस्ट्रियाँ तेज़ी से डेवलप हुई। मोरावी के अंदर ज़्यादातर सिरेमिक इंडस्ट्री हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि राजस्थान में इंडस्ट्री, अगर राजस्थान में ये इंडस्ट्री लग जाए तो हमारे पास ही तो रॉ मटेरियल है, ठीक है, और हम ही इसको डेवलप करें तो हमारे यहाँ देंगे, तो हमारे राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान के लोगों को सिरेमिक के जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते मिलेंगे एक तो, दूसरा राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगी, ठीक है, उद्योग धंधे डेवलप होंगे, रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है, और हम इन चीज़ों को अदर स्टेट और बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या बोला गया है कि सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा। ये बात बोली गई है कि उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, एक तो इन इंडस्ट्री के जो कौशल विकास, ठीक है, इनके अंदर लोगों को स्किल जो है वो ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्नत किस्म का अनुसंधान होगा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कारण क्या है, वो जो मैंने बताया आपको, प्रचुर मात्रा में कच्चा माल होने के बावजूद भी प्रसंस्करण उद्योग कहाँ हैं,
गुजरात में है, ठीक है। तो इसका जो ये हमारा जो सेंटर है, इसका टारगेट क्या है कि सिरेमिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक अपनाना, यानी R&D का काम होगा। यहाँ पर ही लो कॉस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और राजस्थान में ही उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो सिरेमिक के जो आपको मिलते हैं, ये इनका जो रॉ मटेरियल मिलता है, ये कौन कौन से जिलों में मिलता है, तो बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नागौर, पाली, राजसमंद, ठीक है। और केंद्र का उद्देश्य क्या होगा, वैश्विक मानकों का पालन करते हुए सिरेमिक में अनुसंधान और विकास को, नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो 23 जो अगस्त था ना, 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो शिव शक्ति पॉइंट, यानी जो आपका चंद्रमा था उसके दक्षिणी गोलार्ध का जो बिंदु था, वहाँ पर जाके उसने अपना लैंडिंग की थी, ठीक है। तो उसका 1 साल हुआ था 23 अगस्त 2024 को। तो उस 1 साल के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया गया और इसको घोषित कर दिया क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। अच्छा, पहला ये अंतरिक्ष दिवस था और इसकी थीम क्या रखी गई थी कि भारत की अंतरिक्ष का था चांद की सतह को छूते हुए जीवन को छूना, ठीक है। जो पॉइंट था जहाँ पर ये आपका विक्रम लैंडर लॉन्च हुआ था, सॉरी लैंड हुआ था, उसको क्या बोला गया था, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेना, ये टॉपिक अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये फैक्ट हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली बार इसको मनाया गया था। अच्छा, एक बात और क्या हुई थी, अंतरिक्ष दिवस के दिन ही राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे, ठीक है। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था, प्रोफेसर पद्मनाभन गोविंदराजन, मैंने बताया था ना आपको, पद्मनाभन गोविंदराजन, लास्ट लेक्चर में ये सारा डिस्कस किया था, आप एक बार वापस देख लेना अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये ब्रिक्स समूह के अंतर्गत ये बताया गया कि भाई नए मेंबर ऐड किए जाएंगे, तो अभी ये फाइनल हो चुका है, ये तो अब नया मेंबर आ कौन गया है, कौन, इंडिया, ओ सॉरी इंडोनेशिया नया मेंबर बन गया है ना ब्रिक्स का, ठीक है। तो आगे और पढ़ेंगे ये, अभी यहाँ स्लाइड इसको स्किप करो, आगे डिटेल में आएगा ये। नेक्स्ट है भाई राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, जो हॉकी के प्लेयर थे भारत के, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन खेल से संबंधित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है, ये जो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाने की याद में मनाया जाता है। खेलों और शारीरिक फिटनेस के महत्व पर जोर दिया जाता है। देश में उस दिन क्या होता है, विभिन्न खेलों का आयोजन होता है, एथलीट और खेल उपलब्धियों का सम्मान किया जाता है। अभी देखो एक खेलो इंडिया गेम अभी होने वाले हैं, तो कहाँ होने वाले हैं, देखो 4 मई से शुरू होंगे, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, बिहार में होंगे ये। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो भी जिस भी स्टेट के अंदर नियर में मतलब 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने हो ना, और आपको कहीं अगर कोई गैस लगाना पड़े, ऐसी स्थिति बन गई कि गैस लगाना भी जरूरी है और कुछ भी आइडिया नहीं है, तो और कोई स्टेट वगैरह पूछी हो ये कि ये कौन सी स्टेट में होगा, तो ज़्यादातर यही चांस होते हैं कि जिस स्टेट के अंदर आगामी चुनाव होने वाले हैं ना, तो वहाँ कर दो, वहाँ उसको कंसिडर करके लिख दो, ठीक है। मेंस के अंदर कभी भी कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ब्लैंक कभी मत छोड़ के आना, नहीं आ रहा है तो कुछ आसपास का तुक्का ही मार के आओ भले, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के आओ। क्यों, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार इसको स्किप रोकते हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि भाई ऐसे कौन से दो शायद क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि बाप और बेटी हैं जो दोनों ओलंपिक में खेले हैं, शायद ऐसा कुछ था, या जिनको दोनों को ये अवार्ड मिला है, एग्जैक्टली मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा और वो किस खेल से संबंधित है। तो उसमें क्या था कि जैसे अगर आपको वो दोनों याद नहीं आ रहे, प्लेयर याद नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, आपको इतना तो पता लग गया कि भाई उन्होंने पूछा था राजस्थान के कौन से हैं, तो आप राजस्थान के अंदर आप अगर आपने ढंग से तैयारी करी होगी तो आपको पता होगा कि भाई ज़्यादातर शूटिंग में ही अवार्ड आ रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। तो आप क्या है, तुक्का भी मार के हो तो ऐसा मार के हो कि उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मान लो वहाँ पे जाके आप तैराकी का करके आ जाओगे, तो राजस्थान में कंपेरेटिवली तैराकी में मेडल आना मतलब एक अलग से ही दिखता है कि भाई, क्योंकि शूटिंग वगैरह के अंदर राजे रजवाड़े रहे हैं, है ना, राजे रजवाड़े रहे हैं, तो उनका हॉबी रही है शूटिंग, गोल्फ और वगैरह ये। तो इसमें अगर फ्री माइंड से कोई आदमी किसी खेल को खेलेगा तो नेचुरल सी बात है उसमें मेडल लेके आएगा। तो तुक्का भी ऐसा मारो कि जिनके चांस सही होने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। नेक्स्ट है भाई पोषण अभियान, ठीक है, या पोषण माह। सरकार ने क्या करा था, ये पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए ये पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत शुरू किया था। सितंबर को क्या होता है, हर साल क्या करते हैं, पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस अलग अलग तरीके की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि उनके अंदर जो पोषण संबंधी जो इंडिकेटर्स हैं उनमें ग्रोथ को ट्रैक किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, स्टंटिंग और एनीमिया को कम करने का लक्ष्य है। जो कुपोषण संबंधी जितनी भी, कुपोषण क्या होता है, आपके बच्चों में रोग का प्रमुख कारण होता है, जैसे सिर बड़ा होना, पेट बड़ा होना, कंपेरेटिवली जो है एज और
आपका जो उम्र है, उम्र और वज़न के हिसाब से जो है हाइट नहीं बढ़ना, या हाइट या वज़न की उम्र के हाइट और उम्र के हिसाब से वज़न नहीं बढ़ना, है ना, या ओवरवेटिंग होना, ये सब ओवरवेट भी क्या है आपका जो है वो कुपोषण की ही निशानी है। तो पोषण अभियान में क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम है उन सब के अंदर कन्वर्जन करके उनमें अभिसरण करके और सभी स्कीम का एक जगह लाकर उनको स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाना और उनको स्कीम के बेनिफिट दिलवाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन की वर्षगांठ। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो मेंस में लास्ट ईयर आ चुका है, फिर भी एक बार देख लो। आदित्य L1 मिशन क्या था? एक सोलर जो है, ये आपका सूरज है, ये पृथ्वी है, क्योंकि अपन पृथ्वी पे ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये सूर्य भगवान है। ठीक है, तो इस धरती से जो है, धरती से यहाँ पर L1 को प्लेस किया गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया? L1 लैग्रांज पॉइंट। यहाँ ये पॉइंट ऐसा है जहाँ से धरती का गुरुत्वाकर्षण और सूरज का गुरुत्वाकर्षण इस सैटेलाइट पर इक्वल पड़ रहा है। तो ये क्या है? स्टेशनरी कंडीशन में आ गया। अगर स्लाइटली भी इस तरफ होगा तो ये सूरज की तरफ चला जाएगा, और स्लाइटली इस तरफ ज़्यादा हो गया ग्रेविटेशन तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये एक ऐसे ऑर्बिट में है जहाँ जिस कक्षक का जो वहाँ पर किसी भी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी और सूर्य दोनों का विपरीत दिशा में समान मात्रा के अंदर लगता है। इसी कारण क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो स्थायित्व की स्टेचुटरी कंडीशन के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपका आदित्य L1 मिशन था। लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था 2023 के अंदर, जनवरी के अंदर ये वहाँ पहुँच गया था। ठीक है, तो इसका एक साल पूरा हुआ था, उसी को बताया गया कि लॉन्च का जो एक साल हुआ था। ठीक है, तो मिशन में क्या है? सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का अध्ययन करने के लिए ये गया, यानी सौर किरणें जो आती हैं ना, सौर तूफान जिसको बोलते हैं, उनकी स्टडी के लिए इस जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। लैग्रांज बिंदु जो मैंने अभी आपको बताया कि चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्ष से संचालित होता है। एकत्रित किए गए डेटा और निष्कर्ष का प्रकाश डाला गया। ये मतलब उस दिन इसी इवेंट्स हुए थे, उनमें ये किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, रामनारायण अग्रवाल जो है उनका निधन हो गया। रामनारायण अग्रवाल कौन थे? अग्नि मिसाइलों के जनक। इनको अग्नि मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करके जाना आप। मिसाइल वुमेन वो किसको बोला जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल को क्या बोला गया है? आपका अग्नि मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों बोला गया है इनको अग्नि मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि जो अग्नि मिसाइलें हैं उनको जो है ये पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो अग्नि की कितनी तरीके की मिसाइल हैं टोटल? अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, रेंज के हिसाब से। अब आप पढ़ ही रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इनको 1990 के अंदर पद्मश्री मिला था और 2000 में इनको पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए खतरा। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अपन पहले इसको जो है वो मैप के अंदर देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी, एक सेकेंड। ठीक है, और ये हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ से हम आ गए ये राजस्थान में। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो राजस्थान के अंदर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से लेकर और इस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, दिल्ली तक, है ना। अब इस पर्वत श्रृंखला में ये वाला जैसे गुजरात और ये पूरा इस तरीके से। ठीक है, अब इस पर्वत श्रृंखला में क्या हो रहा है कि इन क्षेत्रों के अंदर माइनिंग होती है। ठीक है, अवैध खनन भी होता है कई कई जगह, जैसा अपन न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान की, जो किशनगढ़ के अंदर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक स्टडी करी। उसमें ये बोला कि भाई अवैध खनन और जो है यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके क्षरण की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो एज ए ग्रीन वॉल ऑफ राजस्थान की तौर पे काम करती है। क्यों? क्योंकि देखो ये पहाड़ होगा यहाँ पे, है ना, और इधर से जो मरुस्थल है वो इसको रोकती है ये। पर इस एक सेकेंड, मैं आपको कंप्लीट दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये आपकी
अरावली, ठीक है। अब ये क्या करती है, ग्रीन वॉल के तौर पे काम करती है। राजस्थान में क्या करती है, जो पश्चिमी क्षेत्र से मरुस्थल की जो हवाएं चलती हैं उनको पूर्वी क्षेत्र जो है उसको मरुस्थल बनने से रोकती है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है जो क्षरण हो रहा है ना, जो इन जगहों पर जो अवैध खनन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे 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 ये चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि ये ग्रीन वॉल की तरह काम नहीं करेगी और भविष्य के अंदर हो सकता है कि आपका इस तरफ जो है वो मरुस्थलीकरण हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि इनको रोकना चाहिए और यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने एक और बोली है इसमें, वो ये बोला है कि भाई ये जो क्षेत्र है ना, जैसे उदयपुर, माउंट आबू, ठीक है, इधर चित्तौड़ है ना, भीलवाड़ा, और ये यहाँ जैसे टोडगढ़ वाला वो जो सेंचुरी है, कहते हैं कि यहाँ सेंचुरी ज़्यादा है, जैसे यहाँ मुकुंदरा हो गया, यहाँ रणथंभौर हो गया, तो इस वजह से क्या है यहाँ वन डेंस है, मतलब जो है घना जंगल पाया जाता है। घना जंगल पाए जाने और तुलनात्मक रूप से कम होने की, वो माइनिंग कम होने की वजह से यहाँ फिर भी इसकी स्थिति ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी स्थिति क्या होती है, ख़राब होती चली जाती है, ठीक है। तो ये बात इस आर्टिकल के अंदर बोली गई है। अब अपन पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, गुजरात से दिल्ली तक फैली अरावत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी भाग में प्राकृतिक हरित दीवार मानी जाती है। अवैध खनन और वनों की कटाई से और मानवीय अतिक्रमण से इसके गंभीर खतरे का सामना कर रही है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है, भूजल भंडार में कमी हो रही है, वनस्पति और मिट्टी आवरण का नुकसान हो रहा है और जैव विविधता पर संकट है। अध्ययन किसने किया वो मैंने बता ही दिया आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने किया है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि राजस्थान में श्रृंखला का 80% हिस्सा है और 20% किसके अंदर है, 20% आपका एक तो गुजरात में है, एक हरियाणा में है और एक दिल्ली में है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कितना है, 80% राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहे हैं कि वन क्षेत्र में कमी होगी 1999 से 2019 के बीच 0.9% जो है 705 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन क्षेत्र जो है वो कम हो गया, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। खनन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जयपुर, सीकर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, इनमें गहन खनन की गतिविधियां चल रही है। आपको पता हो कितनी माइंस की यहाँ पर कितना एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जैसे जेवर माइंस है ना, और ये इस तरफ आपका मकराना के अंदर मार्बल निकलता है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट तो क्लाइमेटिकली पड़ेगा ही, ठीक है। अब जैसे सोलर प्लेटें लग रही हैं, ठीक है, सोलर के पार्क लग रहे हैं, जैसे आपका बीकानेर और जैसलमेर जिला है जो वो एक तरीके से सोलर हब के रूप में उभर रहा है। अब देखो सोलर प्लेट लगेगी, नेचुरल सी बात है, उस प्लेट की जो छांव होगी वो ज़मीन पर होगी, तो उस ज़मीन धीरे धीरे क्या होगा, उस ज़मीन का एक अपना इकोसिस्टम है, छोटी घास होती है, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, तो अपनी एक जैव विविधता है। धीरे धीरे जब वहाँ धूप ही नहीं पहुँचेगी तो पौधे नहीं पनपेंगे, तो वो जो जीव जंतु जो छोटे माइक्रोबियल या छोटे कीटाणु कीड़े मकोड़े हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और हमारी जैव विविधता पर क्या होगा, धीरे धीरे नुकसान तो होगा ही, है ना। तो विकास के अपने कुछ प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि कार्बन फ्लक्स, मध्य अरावली क्षेत्र जो नागौर का जिला है उसमें न्यूनतम बायोमास और नकारात्मक कार्बन फ्लक्स दर दर्ज की गई है जो थार मरुस्थल के निकट है। दक्षिणी भाग संरक्षित क्षेत्रों और अधिक वर्षा के कारण हरा भरा है, जो मैंने आपको अभी बात बताई। इन्होंने सिफारिश क्या करी है कि अवैध खनन को पहचान और रोकथाम होनी चाहिए। लिडार जो है ना, लिडार आधारित ड्रोन सर्वेक्षण होना चाहिए। अब लिडार क्या है, देखो लिडार है आपका लेजर लाइट के थ्रू लेजर डिटेक्शन एंड रेंजिंग सॉरी, है ना, लेजर डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये कोई मीनार है, तो अगर अपने को इसकी हाइट नापनी है तो यहाँ पर ये लिडार का इक्विपमेंट लगा दिया, इससे क्या होगा, यहाँ पर लिडार से रोशनी फेंकी जाएगी। अब ये रोशनी इससे रिफ्लेक्ट होगी, इससे परावर्तित होकर वापस आएगी। अब ये टाइम काउंट किया जाता है कि भाई इतनी स्पीड से, ठीक है, इतने टाइम के अंदर जाके वापस आई तो ये कितनी डिस्टेंस है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और इससे ये आपका लंब की ऊंचाई ज्ञात कर ली जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से काम आता है और यही टेक्नोलॉजी जो समुद्र के नीचे यूज़ करते हैं तो उसको सोनार बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स को मतलब धरती के ऊपर आसमान में यूज़ करेंगे तो वो स्कैटर हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कर तो वो भी सकते हैं, लेकिन ये लिडार वाले जो लाइट, लेज़र लाइट है ना, आपने लेज़र यूज़ करी होगी बचपन में खेलते समय, तो इनका फोकस क्या होता है, एकदम सीधा होता है, एकदम लाइन की तरह ये चलती हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है सिफारिशों में, स्थायी संरक्षण के लिए स्वतंत्र अरावली विकास प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विशेषज्ञों और जो अपनी अनुशंसाएं दें।
ठीक है। अरावली क्षेत्र में सभी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये इस यूनिवर्सिटी के जो इन्होंने स्टडी करी है उसका आउटपुट है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। हमने ओलंपिक पढ़ ही लिए थे। 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक हुए, ठीक है। उन पैरा ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह था उसमें जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, एक तो सुमित अंतल थे, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, F64 कैटेगरी जो है ना उसमें, और शॉर्ट पुट स्टार थी भाग्यश्री जाधव। इन दोनों को भारत जो है वो ध्वजवाहक बनाया गया उद्घाटन समारोह में। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो, इन्होंने सुमित ने पिछली बार क्या करा था, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने पहली बार अब तक के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भेजे, कितने, 84, ठीक है। 84 खेलों के साथ इन्होंने भारत ने अपनी टीम भेजी। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो राजस्थान से है ना भाई 10 खिलाड़ियों का दल गया था राजस्थान। इन 84 में से राजस्थान से कितने खिलाड़ी थे, 10 थे। आपको इन 10 खिलाड़ियों के नाम, खेल और अगर पदक जीता है तो वो पदक, ठीक है। ये 10 इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखना। 100% आपको इसमें मेंस के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। जैसे अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा जी, कृष्ण नागर, ठीक है, सुंदरलाल गुर्जर, ठीक है, और इसके अलावा श्यामलाल स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी, आर्चरी के हैं ये, बीकानेर से, श्याम सुंदर स्वामी, है ना। तो इन जो 10 खिलाड़ी हैं, इन 10 खिलाड़ियों का आपको पूरा जो है रिकॉर्ड आप अच्छे से पढ़ के जाना। पेपर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बूंदी के अंदर आपको पता होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था। इसके अंदर इसका जो बफर एरिया है ना, वहाँ पर गिद्ध और भेड़ियों के संरक्षण करने के लिए भी प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है। उसकी ये खबर आई थी तो उसी से रिलेटेड है ये। कहाँ पर ये बूंदी का जो बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ना, जो बफर क्षेत्र है, उसमें गिद्ध और भेड़ियों का संरक्षण क्षेत्र विकसित करने के लिए कौन सी रेंज में, भोपतपुरा रेंज है, जो भोपतपुरा रेंज उसके बांका और मुंदेड़ वनखंड में। कौन सी, भीमलत की जो वादियाँ हैं और बाणगंगा नदी के पास बाला का जंगल, भड़क्या माता जी का जंगल और गरडदा व अभयापुर बांधों के बीच ये मुंदेड़ का पठार है वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इनका गिद्ध और भेड़ियों का संरक्षण हो, ताकि हमारी जो जैव विविधता और फूड चेन है उसके अंदर जो है वो इनकी संख्या मेंटेन रहे, ठीक है। गिद्धों को क्या बोला जाता है, सफाई कर्मचारी बोला जाता है, किसका, पर्यावरण का, है ना। क्या प्रयास किए जाएंगे, घास के मैदान विकसित किए जाएंगे, सोलर पैनल से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, यानी ट्यूबवेल वगैरह से। विलायती बबूल को हटाना, जो विलायती बबूल कौन सा है आपका, बताइए, जूलीफ्लोरा, ठीक है। वन चौकी, हर 20 मील पर एक चौकी, रेस्क्यू सेंटर बनाना। भेड़ियों की देश में अभी क्या है, 3000 से कम संख्या हो गई है, ठीक है। और इस जिले में तो सिर्फ 8 से 10, और गिद्ध तो आपको पता ही है संकटग्रस्त प्रजाति है ही, है ना, ठीक है भाई। तिलोनिया के अंदर एक बेयर फुट कॉलेज चलता है, जहाँ पर क्या होता है, विदेश की महिलाओं को, जो अफ्रीका वगैरह कंट्री की जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर सोलर पैनल और सोलर लाइट वगैरह बनानी सीखती हैं। ये एक NGO है, NGO टाइप, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छा काम करती है। मेधा पाटकर ने, अरुणा रॉय शायद इसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। निखिल डे और अरुणा रॉय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका संबंध इन्हीं से है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, मिशन रूमी क्या है, तमिलनाडु की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया। इसने भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर किया है, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। यानी ऐसा रॉकेट जो, अब जैसे वो एलन मस्क वाली स्पेस एक्स के अंदर वो फाल्कन वगैरह वो उनको यूज़ करता है ना, कि भाई भेज दिया अपना उपग्रह को, वहाँ लॉन्च करके आ गए और वापस आ गए। तो यानी बार बार आपको नए लॉन्च व्हीकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जो आपका रॉकेट है वही बार बार रीयूज हो सकेगा। एक बार गया अपना वहाँ पर, जैसे अपने घर में कार वगैरह नहीं होती, जो साधन होता है वो एक बार यूज़ किया फिर दोबारा, ऐसा थोड़ी है कि हर ट्रिप के लिए हम नई कार लेके आते हैं, है ना। उसी तरीके की ये चीज़ है, आप एक बार यूज़ करो, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट वापस आ जाएगा, उसको समुद्र के अंदर उसको ले और वापस उसको तैयार करके और फिर यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट था। किसने डेवलप किया, स्पेस जोन इंडिया ने, ठीक है। इन्होंने इस मिशन का नाम क्या रखा, मिशन रूमी 2024, ओके। और रॉकेट का नाम क्या था, रूमी 1। तो
अब मैं तो टेक्निकली इसका देख लेते हैं। जैसे ये हाइब्रिड टाइप का, इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर है और सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है। ये इसकी प्रणोदल प्रणाली थी, यानी प्रपल्शन सिस्टम इसका इस तरीके का था। ठीक है, लॉन्च पैड जो था ना, लॉन्च पैड एक हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च सिस्टम था, यानी ट्रक के पीछे एक हाइड्रोलिक मशीन लगाई हुई थी और उसी से लॉन्च किया गया था। तो अब बेनिफिट क्या है कि छोटा सा रॉकेट है और कहीं भी आप उस ट्रक को ले जाओ हाइड्रोलिक से और किसी जगह से उसको लॉन्च कर दो। ठीक है, और विभिन्न स्थानों और विभिन्न कोणों से 0 से 120 डिग्री के एंगल पर कहीं भी उसको, किसी भी 0 से लेके 120 डिग्री तक कहीं भी उसको रॉकेट को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने रॉकेट के साथ 3 क्यूब उपग्रह कितने होते हैं? उपग्रह की एक कैटेगरी होती है ना, क्यूब उपग्रह छोटे वाले होते हैं, इनसे भी नीचे के उपग्रह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पिकोनेट, है ना, नैनो सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब उपग्रह भेजे थे और 50 पिको उपग्रह लेके गए थे। पिको उपग्रह यानी जो क्यूब से भी छोटे थे। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय, जो ये सैटेलाइट का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मांडीय विकिरणों, यूवी किरण, वायु गुणवत्ता, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपना यही है कि भाई ये रॉकेट जो है इन्होंने बना लिया था और इसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और रीयूजेबल रॉकेट है इंडिया का और प्राइवेट सेक्टर से, इसरो ने नहीं बनाया ये। नेक्स्ट है, देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की थी। ठीक है, मोदी वारसा पहुंचे थे और डोनाल्ड टस्क जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनके साथ वार्ता करी और रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी। पोलैंड क्या है? मध्य यूरोप का भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, और चूंकि आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो पीएम मोदी उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने एक बार साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गए थे, वहाँ भी बोला था कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है ना। तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि ये युद्ध का युग नहीं है, संघर्ष का समाधान कूटनीति और बातचीत से होना चाहिए। किसी भी संघर्ष का, भले व्यक्तिगत तौर पर या देशों के तौर पर, उनका समाधान किससे होता है? बातचीत से ही खत्म होता है, बातचीत से उसका हल निकलता है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने वहाँ क्या किया था? जामनगर और कोल्हापुर के जो महाराजा थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पुलिस शरणार्थियों को आश्रय दिया था, और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो के स्मारक का भी जो है पीएम मोदी ने यहाँ दौरा किया। राजनयिक संबंधों की ये 17वीं वर्षगांठ थी, किनके साथ? पोलैंड के साथ। 45 साल बाद किसी पीएम ने पोलैंड की यात्रा की। इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि भाई कौन है, क्या है, मतलब कौन है जो प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? डोनाल्ड टस्क, और किसकी यात्रा की थी। इसके बाद राष्ट्रपति कहाँ गए, सॉरी पीएम कहाँ गए थे? यूक्रेन गए थे और वहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी, और वहाँ पर इन्होंने, पीएम मोदी ने भीष्म क्यूब दिया था। किसको? भीष्म क्यूब दिया था, किसे? यूक्रेन को। ठीक है, वो आगे स्लाइड्स में आएगा, अपन वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वाले दिन दिया गया था। किसको? राष्ट्रीय विज्ञान का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये किसको दिया गया? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। ठीक है, गोविंदराजन पद्मनाभन को। किसके लिए? आणविक और जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के ये अग्रदूत माने जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान श्री के 13 पुरस्कार दिए गए, और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो जनरली दिया जाता था उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। सारे पुरस्कार अब एक ही नाम से जाने जाएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। वो 18 दिए गए। ठीक है, विज्ञान युवा वाले, और एक विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया था। ये किसको दिया गया था? चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पंबन रेल ब्रिज। ये आपने अभी न्यूज़ में देखा ही होगा। पंबन रेल ब्रिज क्या है? रामेश्वरम में जो है एक रेल पुल है, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। इसमें क्या है, जैसे ये समुद्र के ऊपर पुल है, नीचे जैसे ही जहाज आएगी ना, तो ये पुल क्या होगा? ऊपर ऐसे ऊपर उठ जाएगा, जैसे वो अमेरिका और वहाँ पर लंदन में उठता है ना, उस तरीके से, और नीचे से जहाज क्रॉस कर जाएगी, और ऊपर ये आपका जो है वो पुल बना हुआ है। ठीक है, 2070 मीटर लंबा पुल है। मौजूदा पुल के समानांतर इसको 100 स्पान पर ये जो है वो पुल बनाया गया है, और मौजूदा जो पुल है उससे 3 मीटर ऊंचा है। इसका उद्घाटन कब हुआ है? 6 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने किया है, अभी 10-15 दिन पहले ही। ठीक है, ये C8 क्रिकेट के रेटिंग अवार्ड्स दिए गए थे भाई 23-24 के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? रोहित शर्मा। लाइफ टाइम अचीवमेंट राहुल द्रविड़। सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज विराट कोहली। वनडे बॉलर ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। श्रेष्ठ गेंदबाज आर अश्विन। सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर आर साई किशोर। खेल प्रशासन में उत्कृष्टता जय शाह, जो उस समय BCCI के क्या थे? सचिव थे, अभी तो ये ICC में है। ठीक है, महिला क्रिकेटर में हरमनप्रीत कौर, जो सर्वाधिक T20 कप्तानी की। स्मृति मंदाना। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दीप्ति शर्मा। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज शेफाली वर्मा, इनको भी अवार्ड मिला। तो ये प्योरली फैक्ट है, आप इसको देख लेना एक बार, कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, एक बार आंख से निकाल लेना। नेक्स्ट है भाई, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उन्होंने बोला कि जो BNS की धारा 479 है ना, उसको यूज करते हुए जो कैदी
अपने अगर वो ट्रायल में है और जेल के अंदर है और उस सज़ा जितनी उस उन्होंने जो क्राइम किया है जो अभी अंडर ट्रायल है उसके लिए उनको जितनी सज़ा होनी चाहिए उससे ज़्यादा सज़ा भुगत चुका है, 3-3 गुना ज़्यादा सज़ा भुगत चुका है, तो उनको क्या जमानत पे रिहा करो। और जो ये बात किस में बोली गई है, ये बोली गई है बीएनएस की जो भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट आया है उसकी धारा 479 में। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई इसका जो है वो पूर्वगामी इफेक्ट होगा, यानी कि ऐसा नहीं है क्योंकि 1 जुलाई के करीब ये जो है वो कानून लागू हुआ था, तो हिसाब से तो कानून के बाद के अंतर्गत ये जो है वो प्रावधान लागू होने चाहिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, इससे पहले में भी ये वाली धारा जो है वो लागू होगी, यानी 1 जुलाई से पहले दर्ज मामलों सहित देश भर के सभी विचाराधीन कैदियों पर ये लागू होगी। ठीक है। अभी इससे पहले क्या हो रहा था, जो आईपीसी की धारा 436 थी ना, उसमें ये बोला गया था कि आधी से ज़्यादा अगर सज़ा काट ली है जितनी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, तो उसको जमानत पे छोड़ सकते हैं। लेकिन बीएनएस की धारा जो 479 इसमें बोला है कि आधी नहीं, 1/3 धारा, यानी 1/3 अगर उसने 1/3 सज़ा भी कंप्लीट कर ली है ना, तो भी उसको क्या होना चाहिए, जमानत पे उसको मतलब बाहर छोड़ देना चाहिए उसको। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, जेलों के अंदर भीड़ जो है कैदियों की वो कम होगी। अभी 5.5 लाख कैदी जो है वो जेलों के अंदर भरे पड़े हैं। इससे क्या होता है, देखो जेल के अंदर ज़्यादा कैदी रहेंगे तो वहाँ बीमारी वगैरह फैलने की या अंदर की जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करने की प्रशासन के लिए चुनौती होती है। तो छोटे से क्राइम के लिए भी अगर उसको मान लो किसी को 2 साल की सज़ा और वो पिछले 10 साल से जेल के अंदर है, तो कंपेयर उससे क्या होगा कि जितनी उसको सज़ा होनी चाहिए उससे 5 गुना तो वो सज़ा भुगत चुका। तो अगर मान लो कल को उसको सज़ा होती भी है तो ऑलरेडी वो तो सज़ा तो कंप्लीट ही कर चुका ना। तो इसलिए ये बोला गया है कि भाई जो 1/3 जितनी उसकी उस अपराध के लिए घोषित सज़ा है उसका अगर 1/3 उतने समय वो जेल में बिता चुका है तो उसको क्या है, जमानत पे रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, ये 479 जो है वो धारा बताती है। तो इम्पोर्टेंट है, ये धारा पेपर में पूछी जा सकती है, याद रखना। ये वो जो मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन को भीष्म क्यूब दिया। भीष्म क्यूब क्या है कि भाई ये एक जो है सचलित, अब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये। ठीक है, रेडी टू ऑपरेट है, ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। अगर जैसे मान लो कहीं आपदा की कोई आपदा जो है प्राकृतिक आपदा या किसी तरीके की ट्रेजेडी होगी तो वहाँ पर तुरंत हॉस्पिटल तो बनेगा नहीं। तो ये क्या है, इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ है भीष्म, जिसको बोलते हैं भीष्म क्यूब। इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो आपके इक्विपमेंट लगे हैं हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, और उन इक्विपमेंट को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है और तुरंत वहाँ पर जो है मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये चूंकि आपको पता है यूक्रेन जो है वो रूस से लड़ाई कर रहा है, तो भारत ने क्या है 4 ऐसे, पीएम मोदी जब दौरे पे गए थे तो 4 ऐसे जो हैं वो भीष्म क्यूब जो है वो गिफ्ट दिए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे म्यांमार और थाईलैंड के अंदर जो आपका भूकंप आया है ना, वहाँ पे भी इंडिया ने म्यांमार के लिए ये वाले जो भीष्म क्यूब जो हॉस्पिटल हैं वो भेजे हैं। अच्छा, वो ऑपरेशन क्या है जिसके अंतर्गत मानवीय राहत कार्य भारत अपना चला रहा है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, और भारत ऐसे आपदा के अंदर जो मानवीय जो आपदाएं होती है उनके अंदर अपनी सहायता, मानवीय सहायता पहुंचाता है। उसका एक कार्यक्रम है, उसके तहत ये पहुंचाता है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री। ठीक है, आरोग्य मैत्री के तहत ये भीष्म पहल को जो है भारत अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। विशेषता क्या है इसकी, ये तेजी से तैनात किए जा सकने वाले सचल अस्पताल हैं जिनमें आवश्यक दवाएं और उपकरण घनाकार बक्से में व्यवस्थित हैं, जिन्हें हवा, समुद्र, जमीन या ड्रोन से ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले आपको रिवाइज करने में आसानी हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये जयपुर के अंदर जो आपका राष्ट्रीय नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर 3D एक वर्चुअल शरीर बना दिया गया है। उसके इक्विपमेंट है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो, ताकि बच्चों को देखो डेड बॉडी स्टडी के लिए चाहिए मेडिकल स्टूडेंट्स को, अब इतनी मिल नहीं पाती है, तो उनका एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज में कंपेरेटिवली कमी ना आए, इसलिए ऐसा 3D की ऐसी बॉडी बना दी है। उसके इक्विपमेंट बच्चे हॉस्टल वगैरह में ले जा सकते हैं और रियल टाइम जैसा फील ले सकते हैं। है वो डिजिटली इमेजनरी, लेकिन उनको सारे कॉम्पोनेंट ऐसे दिखेंगे कि भाई ये असली में है, ताकि उनकी स्टडी अच्छे से हो। तो ये उसी के लिए है, इतना मतलब नॉर्मल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो आयुष्मान आरोग्य मंदिर टेली कंसल्टेंसी, ये क्या है, देखो ई संजीवनी जो आपका पोर्टल है ना उसी तरीके का है। ई संजीवनी क्या है, टेलीपैथी के थ्रू आपकी जो है आपको टेलीपैथी के थ्रू आपको टेलीपैथी नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डॉक्टर कहीं बैठा होगा और मरीज कहीं बैठा होगा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन टेलीविजन के थ्रू होता है। एक तरीके से टेलीपैथी को यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होगा कि भाई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई जा रही है। कैसे? देखो कोई भी मरीज़ है, कोरोना के अंदर ये बहुत यूज़ हुआ था। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपकी प्रोक्टर करके शायद एक ऐप आती है ना। तो इसमें क्या है कि आप अपना बीमारी के बारे में डॉक्टर को फ़ोन के थ्रू बताओ, डॉक्टर वहाँ से आपको प्रिस्क्रिप्शन करके ऐप पे ही बता देगा। ठीक है। अब गाँवों के अंदर क्या हो रहा है कि भाई लोगों को इतना ऐप और इन सब चीज़ें पता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि निचले स्तर पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना, वो क्या करेंगे, नॉर्मल उनके जो, जैसे कोई मरीज़ है उसने बोला कि बुखार है, सर दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, ये मेरी रिपोर्ट है, ये लेके आ, वो उनको क्या करेंगे, सिस्टम में अपलोड कर देंगे। वो जो सारा डेटा है, ठीक है, जो सारा रिकॉर्ड है, वो किसके पास जाएगा? वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है। डॉक्टर उस रिपोर्ट्स और उन सिम्टम्स को देख के दवाई प्रिस्क्राइब करेगा और पोर्टल पे अपलोड कर देगा। पोर्टल से वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वापस किसको, लोगों को बता देगा, और वो मेडिकल स्टोर से वो दवाई लेके अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो कम हुआ क्या, आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो गांव-गांव में बिठाना नहीं पड़ा, और उस डॉक्टर की सेवाएं आपकी क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया में प्रोवाइड होने लगी, और लोगों को हेल्थ बेनिफिट होने लगे। लोगों को भी अपने गाँव के अंदर स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई। किसके थ्रू? ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर टेली कंसल्टेंसी योजना के थ्रू, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है। ये एक तरीके की है ना, वीडियो कॉल के थ्रू मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। जैसे वीडियो कॉल के थ्रू आजकल होता है ना सब कुछ, जैसे आप अदालतों के अंदर तारीख पे पेशी भी आजकल वीडियो कॉल के थ्रू होती है, तो उसी तरीके का एक चीज़ है ये, बस उसका एक वीडियो कॉल का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये। ठीक है। नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंट, एक है विज्ञान धारा योजना और एक बायो E3, ठीक है, नीति। अब विज्ञान धारा योजना क्या है कि जो साइंस जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने क्या बोला है कि जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है DST, उसकी 3 बड़ी योजनाओं को कंबाइन करके और एक अम्ब्रेला योजना बना दी। उसका नाम कर दिया विज्ञान धारा योजना। कब से कब तक? 2021-22 से लेकर और 25-26 तक इतने करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट होंगे। ठीक है। अब क्या है कि इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस विज्ञान धारा योजना। कौन कौन से? एक तो क्या होगा इन पैसों से, एक तो संस्थागत और मानव क्षमता का निर्माण होगा, यानी इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। दूसरा क्या होगा? R&D और इनोवेशन पर इसमें पैसा लगेगा, अनुसंधान विकास और नवाचार पर। दूसरा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और उसको जो है मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर लगेगा। यानी 3 कंपोनेंट कौन से? एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी किसकी? संस्थागत और मानव की यानी ह्यूमन रिसोर्स की। दूसरा R&D पे काम होगा। तीसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे इसमें काम होगा। एम क्या है इसमें कि देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक इको सिस्टम बने, R&D में प्रयोगशालाओं का बढ़ावा हो, और जो रिसर्चर्स हैं उनकी संख्या बढ़े। ठीक है। विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, स्टेम है ना, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी है ना, एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नवाचार को बढ़ावा मिले और विकसित भारत एज 2047 और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के अनुरूप हो। ठीक है। एक तो ये है। नेक्स्ट एक क्या बोला था कि भाई आपका बायो E3 पॉलिसी भी मंत्रिमंडल ने पारित करी है। इसमें क्या है? जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है ये बायो E3 पॉलिसी। E3 यानी इकोनॉमी, E3 3 E है ना, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन 3 को ये टारगेट कर रही है। किसके रेस्पेक्ट में? बायोटेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में। उसको टारगेट करते हुए यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इकोनॉमिकली उसको इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वायबल बनाना, एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के रिगार्डिंग उसमें R&D करके सोल्यूशन प्रोवाइड कराना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इन तीनों का इसका टारगेट होगा। ठीक है। तो मेन एम इसका क्या है? उच्च प्रदर्शन और जैव निर्माण यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इनोवेशन और R&D को और एंटरप्रेन्योरशिप को समर्थन करना। ठीक है। मतलब नवाचार संचालित अनुसंधान और विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। लक्ष्य क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है भाई? शुद्ध शून्य, नेट न्यूट्रल कार्बन इकोनॉमी जो है वो बनाना, यानी कार्बन जितना हम छोड़ें उतना ही हमारा अवशोषित हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ वाली जो है ना, जो PM मोदी जी ने कोप के जो मीटिंग हुई थी, शायद कोप 27 के अंदर, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पर इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है। जैसी पहलों को मजबूत करना और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर बायो इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट वो क्या है, इकोनॉमी के अंदर ही उसका वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन मतलब जो है बायो वेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो, ऐसी इकोनॉमी को डेवलप करना, उसके लिए R&D करना, वो इस पॉलिसी का एक टारगेट है, को बढ़ावा देकर और ग्रीन विकास को, जो ग्रीन डेवलपमेंट है उसको हासिल करना है ना, उनको जो है एक्वायर करना, अचीव करना। नेक्स्ट है आपका श्री कृष्ण गमन पथ। देखो CM भजनलाल शर्मा जी ने श्री कृष्ण गमन पथ को जो है वो लॉन्च किया था। इसमें बोला गया है कि भाई श्री कृष्ण के जन्म से लेकर
हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी संदीपनी आश्रम उज्जैन में, ठीक है। तो वो जन्म से लेकर वो उज्जैन तक जहाँ गए थे, तो उस दरमियान जो रूट था ना, उसको श्री कृष्ण गमन पथ बोला गया। और उस रूट के अंदर 5 शहर माने गए हैं। उन 5 शहरों के अंतर्गत कौन कौन से 5 शहर? मथुरा, ठीक है, मथुरा, वहाँ से भरतपुर, भरतपुर से करौली, नहीं कोटा है, करौली नहीं है, सॉरी, ये रहा, देखो मथुरा, भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और उज्जैन, ठीक है। और उज्जैन में वो महर्षि सांदीपनी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। तो इस रूट के अंतर इस रूट को एज ए तीर्थ स्थान, जो तीर्थ रूट के तौर पे इसको डेवलप करेंगे और इस रूट में पड़ने वाले मंदिरों का तीर्थ स्थल के रूप में डेवलपमेंट होगा। तो कौन कौन से 7 मंदिरों का डेवलपमेंट होगा? कौन कौन से? गोकुल चंद्रमा जी कामा में, मदन मोहन जी कामा में, बिहारी जी कामा में, मदन मोहन जी, भरतपुर में चार भुजा जी, करौली में मथुराधीश, बूंदी में द्वारकाधीश, कोटा में, ठीक है। ये 7 मंदिर है। अब द्वारकाधीश कौन से हैं? वल्लभ संप्रदाय वाले, है ना, वल्लभ पंथ वाले, ठीक है। अब और ये जो स्कीम है, अब इसके अंदर देखो 4 तो शहर जो हैं, 4 जिले जो हैं वो तो हैं राजस्थान के, और ये उज्जैन है आपका एमपी का। तो ये स्कीम जो है वो राजस्थान और एमपी की संयुक्त स्कीम होगी, यानी ये दोनों स्टेट मिलकर इस रूट को जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये था आपका श्री कृष्ण गमन पथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। तो ये वो वही आ गया है वापस, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त है। नेक्स्ट, एआई फिटनेस ट्रैकर सॉफ्टवेयर, ये कुछ नहीं है सॉफ्टवेयर आपको, अब तो एआई बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के बच्चों ने करा था कि भाई ये क्या कर रहे थे कि कुछ ट्रैकर लगा दिया है, और वो आपको मतलब एआई की ऐप आपको बता देगी कि भाई आपको ये मसल पे काम करना चाहिए, ये एक्सरसाइज लगानी चाहिए, और वो सब है, छोटा सा ही है, ज़्यादा खास नहीं है। ये भाई एक देखो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है ये? गांधीनगर गुजरात में। उसके कुछ कैंपस है इंडिया में, तो उसका कैंपस आना था, राजस्थान का कैंपस जोधपुर में, लेकिन कुछ चीज़ें हुई, ज़मीन वगैरह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली, तो अब ये जोधपुर की जगह कहाँ खुलेगा? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। NFSU जो है उसका जो राजस्थान का कैंपस कहाँ होगा? जयपुर में होगा, ठीक है। एक हिलकोल करके एक वैक्सीन लॉन्च हुई थी, किसकी? हेजा की, ठीक है। किसने डेवलप करी है? ये भारत बायोटेक ने डेवलप करी है, भारत बायोटेक ने, लेकिन लाइसेंस किसके पास था इसका? हिलमेन लेबोरेटरीज के पास, ठीक है। तो ये हेजा की ओरल वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने डेवलप करी है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट है ये सुई मुक्त कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन, किसने डेवलप करी? हैदराबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया की एक ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलकर ये जो है नीडल लेस आपका कोरोना की वैक्सीन डेवलप करी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज करी है वो इंपॉर्टेंट है। ये कैसी है? ये लाइव एटेन्यूटेड जो है वो बूस्टर कोडन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का उपयोग करके विकसित की गई है। अब देखो लाइव एटेन्यूटेड वैसे वैक्सीन अगर आप बनाओ ना तो कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन ये जो कोडन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ की है ना, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये वैक्सीन कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में हो गई, मतलब 7 से 10 साल लगते थे, वो काम आपका 1 से 2 साल में हो गया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी लाइव एटेन्यूटेड का यूज़ कर, लाइव एटेन्यूटेड मतलब कि डेड एक तरीके का वायरस है जो लाइव उसके अंदर डाला हुआ है ताकि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाए, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड अनुक्रमों को बदले बिना कम प्रतिनिधित्व वाले कोडन जोड़ों की आवृत्ति को कम करता है, जिससे वायरस को सुरक्षित रूप से कमज़ोर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कमज़ोर ऐसा वायरस, इसमें लाइव वायरस डाला जाता है ताकि वो जो है वो कमज़ोर हो, मतलब वो बॉडी शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाए कि भाई उसको कोरोना बुरी तरह हो जाए, इतना कि भाई इतना होना चाहिए कि उसकी बॉडी जो है वो उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर ले और शरीर में एंटीबॉडीज़ बना ले, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन आपको पता है मेंस के अंदर 2021 वाले के अंदर आई गया है आपका, शायद DNA वैक्सीन या mRNA वैक्सीन पे, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है वापस, ठीक है। ये यहाँ प्रकाशन हुआ था नेचर कम्युनिकेशन में। सुरक्षा क्या है? ये विधि पारंपरिक तरीकों से कम समय लेती है और सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर के बेसिस पे मेंस के क्वेश्चन आंसर्स का भी आपको वीडियो मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेंस के इस बार लिख रहे हो या आगे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। पहले उस वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन लिखो और उसके बाद उनका आंसर करके मॉडल आंसर से मिलाओ, आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जो है आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम की जैसे यूपीएससी वगैरह या फिर और कोई एग्जाम की टीचर वगैरह की तैयारी कर रहा था और जिन एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन आता है उनके साथ प्लीज़ ये लेक्चर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। किसी तरीके का डाउट हो, कोई आपको सजेशन हो, कोई किसी तरीके का फीडबैक हो तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि उसी के रिगार्डिंग फर्दर जो आपके वीडियोज़ आएंगे उनमें अपडेट किया जा सके, उनमें चेंजेस किए जा सके। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।